अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना मुझसे सोया जा रहा था और ना ही उठा जा रहा था। फिर मैंने हिम्मत की और किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने का सोचा। मैं इन्हीं सोचों में कमरे से बाहर निकली जब मेरी नज़र अपने ससुर पर पड़ी, जो आगे पीछे देखते मोहतात अंदाज में लाउंज से होते हुए घर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे थे। इनको यूं देखकर लग रहा था जैसे वो किसी से छुप कर कोई काम कर रहे हों। इनका अंदाज एकदम चोरों जैसा था। इनको देखकर मुझे तजस्सुस होने लगा, इसीलिए मैं किचन में जाने की बजाय मैं भी इनके पीछे पीछे चलने लगी। मैं बहुत एहतियात से काम ले रही थी, मगर इससे पहले कि मैं आखिर तक इनका पीछा करती, मुझे अपने पीछे किसी की किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं अपनी जगह पर ही थम गई। जब मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मेरा देवर खड़ा था। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। इसको रात के इस पहर वहां देखकर मैं हैरान रह गई। दिलावर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इससे सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर वो यूं चौंका जैसे वो किसी गहरी सोच से बाहर निकला हो, और फिर मेरी तरफ खाली खाली नज़रों से देखने लगा। मुझे इस वक्त इसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। इसकी आंखों से भी खौफ आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाएगा। मैंने बेहतर यही समझा कि यहाँ से खिसक लूं, लेकिन इससे पहले मैं वहां से जाती, इसकी आवाज़ पर दोबारा थम गई। आपको रात के इस वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, वरना आप भी मुश्किल में फंस सकती हैं। वो पुरस्कार अंदाज में ये बात कह रहा था। इसकी बात सुनकर मैंने इसकी तरफ नासमझी से देखा, लेकिन इस बार वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे इसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा। वैसे भी वो मुझे शुरू से ही पागल और सरफिरा लगता था, जो अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था, और अगर करता भी था तो इसकी अनोखी ही बातें होती थी। इसलिए अभी भी मैंने इसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया था और सर झटकती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। मेरा ध्यान अपने ससुर की तरफ से भी हट गया था। मेरा सर दर्द से कहीं दूर जाकर सो गया था। लेटते हुए मेरे जहन में सबसे पहले ख्याल अपनी माँ का आया था। वो मुझे काफ़ी दिनों से कुछ परेशान लग रही थी। मैंने एक दो बार इनसे वजह भी पूछी, लेकिन वो मेरी बात टाल गई। मुझे यही लग रहा था कि शायद इनका इस घर में दिल नहीं लग रहा हो। आखिर इनका दिल लग भी कैसे सकता था? मेरे ससुराली थे ही बहुत अजीब लोग। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहती थी, जबकि मेरी नंदें ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थीं। घर में मर्दों के अलावा और कोई भी नहीं होता था। मेरा ससुर रिटायर हो चुका था, इस वजह से इसका ज्यादातर वक्त घर में ही गुजरता था, जबकि देवर मेरा अपनी पढ़ाई से फारिग हो गया था और आजकल वो नौकरी की तलाश में था। मेरा शौहर जो रात को लेट ही घर वापस आता था, सबके साथ रूटीन बहुत अजीब ही थी। इस रूटीन को अपनाना मेरे लिए खासा दुश्वार हो रहा था। दिन के वक्त मैं थोड़ा सा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारती, जबकि बाकी वक्त मेरा घर के कामों में ही निकल जाता था। मुझे सांस लेने की भी फुर्सत मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि इस घर का रिवाज था कि घर के सारे काम घर की बहू ही करेगी। इसीलिए मैं गुस्से में या रजामंदी से खुद ही घर के सारे काम करती थी, क्योंकि मैं मजबूर थी। मैंने एक दो बार अपने शौहर से बात की ताकि वो मुझे नौकरानी रख दें, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। लिहाजा मैंने भी अपने शौहर से लड़ाई नहीं की और इसी पर समझौता कर लिया। घर के साथ साथ अपनी माँ को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, और इसके साथ साथ अपनी सास की फरमाइशें मुझे चैन का सांस लेने नहीं देती थी। अगले दिन मैं जैसे ही घर का काम करके फारिग हुई, मैंने अम्मी के कमरे में जाने का सोचा। इससे पहले कि मैं अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल होती, अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा देवर दरवाजे से बाहर निकला। इसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था, जबकि इसका चेहरा बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं परेशान हो गई। इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछती, वो तेजी से मेरी साइड से होता हुआ वहां से निकल गया, जबकि मैं इसकी पुश्त को घूरती ही रह गई। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरी माँ की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। मैंने जब अपनी अम्मी से पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बिल्कुल खामोश हो गई और आंखें मूंद कर लेट गई। इसके बाद मैंने इनसे बात करने की कोशिश
की, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ही वो गुनूदगी में चली गई, जो इस बात का सबूत था कि थोड़ी देर पहले वो अपनी दवाइयाँ ले चुकी थी, जबकि मेरी परेशानी में इजाफा हो चुका था। मेरी नज़रों के सामने बार बार अपने देवर का चेहरा घूम रहा था। मैं बार बार खुद को कुछ गलत सोचने से रोक रही थी, लेकिन जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, वो देखने के बाद किसी किस्म की गलतफहमी का तो कोई सवाल ही नहीं बचता था। न जाने क्यों मेरा दिमाग बार बार मुझे एक ही सिग्नल दे रहा था, और मैं जानबूझकर खुद को इन तमाम बातों से निकालने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक झुरझुरी ली और अपनी अम्मी के ऊपर कंबल ठीक करके दोबारा से बाहर आ गई। मैंने देखा मेरा देवर टीवी के कमरे में ही बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि अपने मोबाइल में वो कोई तस्वीर देख रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाती इसकी तरफ गई, ताकि देख सकूं कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है। ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कर रही थी, वरना मुझे इसकी ज़ात से रत्ती बराबर कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही मेरी नज़र इसके मोबाइल पर पड़ी, मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। वो किसी और की नहीं, बल्कि मेरी माँ की ही तस्वीर थी, जिसमें मेरी माँ आंखें मूंदे लेटी हुई थी। वो इस तस्वीर को जूम करके बार बार देख रहा था और इसके साथ साथ मुस्कुराए जा रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इससे सवाल किया, और मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा कर उठ बैठा और मेरी तरफ चोर नज़रों से देखने लगा। मैंने जब इससे दोबारा यही सवाल किया, तो वो हकलाकर कहने लगा, कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं। तुम मेरी माँ की तस्वीर क्यों देख रहे हो? मैंने इसे दोबारा सवाल किया। इस बार इसने मेरी बात का जवाब ना दिया और तेजी से कमरे के अंदर चला गया। मैं इसे आवाज़ें देती रह गई। मेरी आवाज़ों के शोर पर मेरी सास भी उठकर बाहर आ गई और मुझे डांटते हुए कहने लगी कि क्या मसला हो गया है, अब कौन सा नया ड्रामा लगाने जा रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और इन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं इन्हें कुछ बताती तो सारा मलबा मेरे ऊपर ही आकर गिरना था। मैं खुद देवर से बात करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ पर कोई गलत किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए या इनके लिए कोई मुश्किल बने। वो पूरा दिन मैंने यही सोचते हुए गुजारा। इसके अलावा जब भी मैं अपनी अम्मी के कमरे में जाती, वो मुझे सोती हुई मिलती। आज मुझे अपनी अम्मी के इतना ज़्यादा सोने पर हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा ही 2 घंटों की नींद लेती थी। वो इससे ज़्यादा नहीं सो सकती थी। रात के वक्त जब मेरी अम्मी जागी, मैंने इन्हें खाना खिलाया और फिर इन्हें आराम की हिदायत करके दोबारा से कमरे से बाहर आ गई। इस दौरान मैंने इनके दिन के वाक़े के बारे में पूछा था, लेकिन वो यूं बर्ताव कर रही थी जैसे इन्हें कुछ याद ही ना हो। इसीलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया और अम्मी को इन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद ही पता लगा कर रहूंगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिर मेरे देवर का मेरी अम्मी के कमरे में क्या काम, और वो मेरी अम्मी की तस्वीर को इतने गौर से क्यों देख रहा था। इसकी जो नज़रें मेरी अम्मी की तस्वीर पर टिकी हुई थी, मुझे वो नज़रें सोचकर ही वहशत महसूस हो रही थी। रात को नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसी वजह से मैं लाउंज में ही आकर बैठ गई। मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब मेरी नज़र अपने ससुर पर पड़ी, जो मेरी अम्मी के कमरे से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर वो बौखला गए और यकदम ही परेशान हो गए। इन्हें अम्मी के कमरे से निकलता देखकर मेरी हालत भी इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। मैं इनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। पहले दिन के वक्त मेरा देवर और अब मेरे ससुर जी, मेरा दिमाग जैसे चकराने लगा था। आप इतनी रात के वक्त अम्मी के कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनकर वो एकदम ही परेशान हो गए और फिर हकलाते हुए कहने लगे, वो दरअसल मुझे तुम्हारी अम्मी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। चीखों की आवाज़ें सुनकर मैं डर गया। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें जगाकर इस बारे में बता दूं, लेकिन फिर तुम्हारी परेशानी के बारे में सोचकर मैं खुद ही कमरे में चला गया। लेकिन शुक्र था कि सब कुछ ठीक था। तुम्हारी अम्मी ख्वाब में डर गई थी, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी अम्मी के कमरे में जाकर देख सकती हो। ये कहकर वो तेजी से वहां से चले गए। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ सोचते हुए मैं अपनी अम्मी के कमरे में चली गई, जहाँ पर वो दाएं तरफ करवट किए लेटी हुई थी। मैंने अम्मी के पास बिस्तर पर जाकर बैठ गई, और एक चीज़ उसने मुझे परेशान कर दिया था। वो अपनी अम्मी के बिस्तर से आती खुशबू थी। ये खुशबू कोई और नहीं, मेरे ससुर ही लगाते थे।
मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया था। अपनी अम्मी की खुली ही आंखों को देखकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो जाग रही हैं। अम्मी, क्या आप ठीक हैं? मैंने दोबारा अपनी अम्मी से सवाल किया। इस बार वो यूं चौंकी जैसे वो किसी गहरी सोच से बाहर निकली हो। हाँ बेटा, क्या हुआ है? तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? अचानक ही वो घबरा गई। उनका चेहरा यकदम ही लाल हो गया। मैंने अपनी अम्मी के हाथ पकड़ लिए, जो कि ठंडे पड़ रहे थे। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं वो सब नहीं सोचना चाहती थी जो कुछ मेरे दिमाग में अम्मी और मेरे ससुर के हवाले से चल रहा था। अम्मी, कि आप ठीक हैं? मुझे सच सच बताएं, यहाँ क्या हो रहा था? मेरे ससुर जी आपके कमरे में क्यों थे? मैंने अपनी अम्मी से दोबारा से सवाल किया। मेरी आवाज़ से अम्मी को अंदाज़ा हो चुका था कि मैं रो रही हूँ। इसीलिए वो मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर जब मैंने इनसे अपने ससुर के बारे में पूछा तो वो फौरन ही मुकर गई और कहने लगी कि मेरे कमरे में तो कोई भी नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अम्मी के इस तरह से मुकरने पर मैं परेशान हो रही थी, या वाकई अम्मी कुछ नहीं जानती थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर मैं अम्मी के पास बैठे बातें करती रही। इसके बाद मैं दोबारा अपने कमरे की तरफ चली गई। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में दाखिल होती, मेरी नज़र अपने देवर के कमरे पर पड़ी, जिसके कमरे का आधा दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि अंदर से मुख्तलिफ गानों की आवाज़ें आ रही थीं। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं इस तरफ चलती। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हों। इसका पूरा कमरा मेरी अम्मी की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने अपने कमरे की दीवारों पर मेरी अम्मी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई थी, और हैरानगी की बात यह थी कि वो एक ही तस्वीर थी जिसमें मेरी अम्मी आंखें मूंदे लेटी हुई थी। ये सब देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। अपने देवर की हालत देखकर मुझे शदीद डर लग रहा था। वो मुझे इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो किसी और ही दुनिया में मालूम हो रहा था। इसी वजह से मैं इसके कमरे में जाने का इरादा तर्क कर दिया और तेजी से भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ। कभी अम्मी के कमरे से ससुर जी निकलते दिखाई देते थे, और अब देवर के कमरे में लगी हुई इतनी बड़ी तस्वीरें, वो भी मेरी अम्मी की। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। कुछ दिनों से मेरी सास का रवैया भी मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। वो जब भी मुझे देखती, अपना चेहरा फेर लेती थी। अब तो वो मेरी अम्मी के बारे में बात ही नहीं करती थी, और ना पहले की तरह इनका हाल अहवाल पूछती थी। मुझे हर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं इन तमाम बातों के बारे में भी सोच रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और इसी के बारे में सोच रही थी कि मेरा शौहर तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरे से बहुत घबराया हुआ था। इसको परेशान देखकर मैं भी परेशान हो गई और इससे पूछने लगी कि क्या हुआ है, क्या? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और तेजी से शर्ट निकालकर तब्दील करने चला गया। इसके बाद वो दोबारा से कमरे से बाहर निकल गया। बाद में जाकर मुझे पता चला कि वो मेरी माँ को लेकर अस्पताल गया था। दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। अपनी माँ की तबीयत खराबी का सुनकर मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन शुक्र था कि वो ठीक थी। ज्यादा बड़ा मसला नहीं था। जब वो मेरे शौहर के साथ घर लौट कर आई तो चेहरे के ऊपर उलझन के असरात थे। वो बार बार किसी गहरी सोच में डूब जाती और मुझे किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला नजर आ रही थी। मैंने अपने शौहर से पूछा तो इसने मुझे तसल्ली दी, इसलिए मैंने भी ज्यादा तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। वो भी मामूल की तरह एक शाम थी। मैं सहन में बैठी चाय पी रही थी। इस दिन मेरे शौहर को छुट्टी थी। वो अपने कमरे में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। मैं थोड़ी देर पहले ही इसे बाहर आने का कह आई थी, लेकिन आधा घंटा गुजरने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आया था। मैंने दोबारा कमरे में जाने और इसे बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने जब अपनी सास से पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। इतना तो मुझे अंदाजा था कि वो घर से बाहर नहीं गया था। इसके बाद मैं अपनी अम्मी के कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही मैं अपनी अम्मी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, मुझे अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी तो आवाजें आना बंद हो गई।
مجھے اپنے دھڑکن کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں تیسری بار دستک دیتی، وہاں پر اچانک میری نند آ گئی اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کسی اور ہی دھن میں لگ رہی تھی۔ دراصل وہ اپنے لیے اور میرے لیے کزن کی شادی کے لیے جوڑے لائی تھی اور بہت جوش میں مجھے دکھا رہی تھی، لیکن فی الحال میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ میرا دھیان اپنی امی کے کمرے کی طرف تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اندر امی کے ساتھ اور کون تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ میں اپنی نند کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ وہاں پر جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر میری نند وہاں پر آ جاتی اور کچھ ایسا دیکھ لیتی تو سب کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ کپڑے دیکھنے کے بعد میں جلدی سے وہاں سے باہر نکلی اور اپنی امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں جیسے ہی اپنی امی کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے میرا شوہر باہر نکلا۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ یک دم ہی پریشان ہو گیا اور پھر تیزی سے مجھے سائڈ پر کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر میری ماں بے جان حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خود کو کچھ بھی غلط سوچنے سے روک رہی تھی۔ میں اپنی امی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتے دیکھ کر امی پریشان ہو گئی، جبکہ میں امی کی باتوں کو سنے بغیر مسلسل ایک ہی سوال کر رہی تھی: امی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی؟ جبکہ میری امی نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ کافی دیر وہاں پر رونے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میں کبھی اپنے شوہر کو، کبھی اپنے سسر کو اور پھر کبھی اپنے دیور کو اپنی امی کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتی۔ میں جب بھی ان سے کچھ پوچھتی، وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے۔ کوئی کہتا میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو کوئی کہتا کہ وہ چلا رہی تھی۔ میں ضرور ان کی بات پر یقین کرتی اگر وہ یہ بات مجھے روز نہ کہتے۔ ان کا ہر روز کا ایک ہی بہانہ تھا، جس پر اب یقین کرنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک دن میری امی کی طبیعت اچانک ہی بہت خراب ہو گئی۔ اس دن گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں اور امی ہی تھے۔ میں نے تیزی سے اپنی امی کو اٹھایا اور انہیں اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ رپورٹ آنے میں ابھی تھوڑی دیر باقی تھی۔ اچانک ہی لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی اور مجھ سے امی کی عمر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے امی کی عمر 60 سال بتائی۔ آخر کیا ضرورت تھی انہیں اس عمر میں یہ سب کچھ کرنے کی؟ ڈاکٹر کی بات سن کر میں یکدم ہی پریشان ہو گئی اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ مجھے بتاتی، اچانک ہی ایک نرس رپورٹ لے کر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ کہے بغیر میری طرف رپورٹ بڑھائی۔ جیسے ہی میں نے رپورٹ پڑھی، مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میری امی حاملہ تھی۔ میں نے اس رپورٹ کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑھا، پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رپورٹ کسی اور کی ہو، لیکن اس نے میری بات سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ رپورٹ تمہاری اپنی ماں ہی کی ہے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، تم ایک بار پھر سے چیک اپ کروا سکتی ہو۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی ماں کو جب یہ سب کچھ آ کر دکھایا تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ امی، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ مجھے خود اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، لیکن امی نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ آنسو تیزی سے ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے اس وقت 3 لوگوں کے چہرے گھوم رہے تھے، ایک اپنے شوہر کا، ایک اپنے دیور کا اور ایک اپنے سسر کا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کام ان تینوں نے مل کر ہی کیا ہے۔ میں نے ان تینوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے بارے میں سوچا۔ اگلے روز میں دن میں ان تینوں کے سر کے بال لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ میں باہر بیٹھی رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک نرس باہر نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ رپورٹس پکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ رپورٹس میرے حوالے کی۔ جیسے ہی میں نے وہ رپورٹس پڑھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ ان رپورٹس میں میری شادی کو ابھی صرف 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ یہ رشتہ میرے لیے میری امی ہی کی ایک دوست لائی تھی۔ امی کی اس دوست نے ابو کی وفات کے بعد ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ دن جس دن میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اسی دن امی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تمہارا سسر ٹھیک آدمی نہیں لگتا،
اس دن امی نے مجھ سے ضد کی تھی کہ انہوں نے اس گھر میں نہیں رہنا، بلکہ انہوں نے ارسلان کے پاس رہنا ہے۔ ارسلان دراصل میرا کزن ہی تھا۔ وہ میری والدہ سے بہت اٹیچ تھا۔ اس کے اپنے والدین وفات پا چکے تھے، لیکن میں نے اپنی امی کی بات نہیں مانی اور انہیں اپنے ہی ساتھ رکھنے کی ضد کی۔ لہٰذا امی بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بہت بے بس تھیں اور میرے ہی رحم و کرم پر تھیں۔ شروع میں وہ اکثر مجھ سے شکایت کیا کرتی تھی کہ انہوں نے اکیلے کمرے میں نہیں رہنا۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید انہیں ڈر لگتا ہے، اور اسی وجہ سے جب تک وہ سوتی نہیں تھی تب تک میں انہی کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میری یہ عادت بھی ختم ہوتی گئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا میں اپنی امی سے دور ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ میں نے رپورٹس کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار پڑھا۔ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان رپورٹس کے مطابق میری امی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، اس میں ان تینوں کا ہی ہاتھ نہیں تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر یہ کام ان تینوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ میرا سر سوچ سوچ کر دکھنے لگا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ میرے دماغ میں ہر طرح کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ دراصل 1 مہینہ پہلے ہی میرے دیور کے ساتھ اس کا ایک دوست آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی وہ ٹھیک آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس دن میرے دیور کے ساتھ مل کر وہ میری امی کے کمرے کے چکر بھی کاٹ رہا تھا۔ تب میں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ان دنوں میرے دیور کے کرتوت بھی ٹھیک تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب اس چیز کے بارے میں صرف اور صرف میری امی ہی ہیں جو مجھے بتا سکتی ہیں۔ گھر جا کر میں نے اپنی امی سے بات کرنے کا سوچا۔ تقریباً اپنی امی سے 1 گھنٹے کی بحث کے بعد انہوں نے مجھے سچ بتا دیا، اور میرا شک جو تھا اس کے مطابق یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے دیور کا دوست ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری امی بار بار مجھے اس مسئلے کو دبانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ اس شخص پر کیس کر دوں اور اسے پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن پھر اپنی اور اپنی امی کی بدنامی کی وجہ سے میں نے خاموش رہنے کے بارے میں ہی سوچا اور اس چیز کو دل ہی دل میں دبا دیا۔ دراصل کچھ دن پہلے جب میرا شوہر امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اسے اسی دن اس سب کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس نے میری امی کی وجہ سے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے علیحدہ گھر کی بات کی اور اپنی امی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔